तो अब हम लोग ये देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि Q इजिकल टू डेल्टा U प्लस W होता है। जितनी हम हीट देते हैं उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जाता है और कुछ हिस्सा वर्क डन में जाता है। अलग अलग प्रोसेस के लिए ये कैसे फॉर्मूला होता है, इधर देखो। तो अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, देखते जानो बच्चे एक एक करके। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ भी जीरो नहीं होता है। बेसिकली आइसोबारिक प्रोसेसेस, हमने इक्वेशन बताई थी आपको आइसोबारिक की। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो Q इजिकल टू डेल्टा U प्लस W हो जाता है, ये हो जाता है हमारे, ठीक है। और एक खास बात है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, जैसे मान लो कि हम कोई आइसोबारिक प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं, मतलब कि आइसोबारिक मतलब कि कोई ये गैस है, उसे कांस्टेंट प्रेशर पे उसके साथ कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ को उसे हीट दे रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं। अब गैसेस भी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस है, जो भी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जितनी हीट देते हैं कुछ हिस्सा टेम्परेचर राइज में जाता है, इंटरनल एनर्जी में जाता है, कुछ हिस्सा वर्क डन। कितना हिस्सा वर्क डन में जाएगा या कितना हिस्सा टेम्परेचर राइज में जाएगा, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऑल्दो हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस के लिए P डेल्टा V होता है, बट क्या कोई एक रेशियो फिक्स होता है? हाँ, एक बाकायदा एक रेशियो होता है। मोनोएटॉमिक गैस और डायटॉमिक सब गैसेस के लिए एक रेशियो होता है कि अगर मैंने 10 जूल दी तो कितना हिस्सा उसमें से वर्क डन करेगा, कितना हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी राइज करेगा। क्या क्या होता है वो रेशियो, अभी हम आपको बता देते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रेशियो होता है जब हम हीट देते हैं तो Q बाय गामा जो होता है, इधर देखो Q बाय गामा। गामा क्या होता है, हर गैस का गामा अलग अलग होता है। मोनो का गामा अलग होता है, डाया का गामा अलग होता है। इसका एक्सप्रेशन हम अभी बता नहीं रहे कैसे आया, बस ये आपका यूज है कि Q बाय गामा जो पोर्शन होता है वो इंटरनल एनर्जी में जाता है, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग मतलब क्या बचा, Q माइनस Q बाय गामा बचा, रिमेनिंग इतना पोर्शन वर्क डन में जाता है। अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वी हैव अ गैस, वी हैव अ मोनो एटॉमिक गैस, क्योंकि यहाँ बहुत मायने रखते हैं कि गैस कौन सी है। एंड वी हैव प्रोवाइडेड 10 जूल ऑफ हीट टू दैट गैस। अब 10 जूल में से कुछ हिस्सा टेम्परेचराइज करेगा और कुछ हिस्सा वर्क डन में जाएगा। कितना हिस्सा जाएगा, कितने हिस्से से टेम्परेचराइज है इंटरनल एनर्जी में जाएगा, जो होगा Q बाय गामा। Q इज 10 जूल एंड गामा फॉर मोनो एटॉमिक इज 5/3, 5/3 याद रखना है। 6 जूल इंटरनल एनर्जी में जाएगा एंड 4 जूल वर्क में जाएगा। क्या ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा? बिल्कुल। किसी मोनो एटॉमिक के लिए, किसी डायटॉमिक गैस के लिए ये रेशियो हमेशा वैलिड होता है। कैसे आया? फिलहाल कोई भी मतलब नहीं है। चाहो तो मैं डेरिवेशन करा सकता हूँ, क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं CPCV वाली इक्वेशन से तो ये आ जाता है, डिराइव कर सकते हैं। बट हमको यूज करना है यार, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना डीप जाओगे तो हर टिप्स एंड ट्रिक्स के बीच में जाके आप नहीं कर पाओगे सब चीजें। समझे इस बात को? तो ये हो गया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा आप देखते हैं। देखो यार, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए थोड़ा सा मामला आसान रहता है। कारण क्या है? कारण क्या है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन होगी, जैसे कि Q इजिकल टू डेल्टा U प्लस W, एज वी नो दैट वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0, Q इजिकल टू डेल्टा U एक सिंपल सा हमारा हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये NCV डेल्टा T लिखा जा सकता है इसको, जब क्वेश्चन आएगा बाकी तो आपको तभी मालूम चलेगा क्या क्या कहाँ क्या होता है। फिर हम मतलब ये सेकंड था हमारा, और फिर हम थर्ड आ जाते हैं, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो Q 0 हो जाता है। तो Q की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U हो जाएगा।
अब कई बच्चे कहते हैं सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस यहाँ है कि कोई हीट देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो अब सिस्टम को अगर वर्क करना है तो अपने से अपनी एनर्जी दे के करनी पड़ेगी। जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसका टेम्परेचर या एनर्जी डाउन होगी, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, अपने एक्सपेंस पे सिस्टम वर्क करेगा। तो ये हमारा हुआ केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोकोरिक हो गया, एडियाबैटिक हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस में खास बात ये होती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इंटरनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज इंटरनर्जी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। द फॉर्मूला ऑफ इंटरनर्जी चेंज इन इंटरनर्जी इज गिवन बाय NCV डेल्टा टी। इफ देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर देन डेल्टा टी विल बी जीरो, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। सो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, Q इज इक्वल टू W, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, जब अप्लाई करोगे तो पता चलेगा, अभी तो फिलहाल ऐसे ही पढ़ रहे हैं रैंडमली। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें ए स्टेट से सी स्टेट पहुंचना है, और ए स्टेट से सी स्टेट पहुंचने के दो तरीके हैं। पहले आप ए से बी और बी से सी जाओ, ये वाला तरीका स्टेट चेंज करके, थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज करके, यहाँ तो ए से सी स्टेट डायरेक्ट चले जाओ। तो अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे तो इस ए से बी पाथ में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो 400 जूल हो रही है, और बी टू सी में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो 100 जूल हो रही है। अगर हम ए से बी से सी में जाएं, और अगर हम ए से सी डायरेक्टली जाएं तो इसमें हीट एब्जॉर्ब पूछा हुआ है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ये कैसे करें? एक्चुअली क्या है बच्चों, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे है। जैसे मान लो कि ए से सी की बात करें तो पूरा अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो नेट हीट कितनी दी है हमने? 500, ठीक है। और डेल्टा U और W निकाल सकते हैं हम किससे? एरिया से निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा भी बताओ? पूरा एरिया लेंगे एक्चुअली, क्योंकि ए से बी और बी से सी में लेंगे एरिया, इसका नहीं लेंगे, इसका तो कुछ एरिया हुआ नहीं। ए टू बी का, बी से सी का एरिया कितना है? ये पूरा जितना सा नीचे तक एरिया आ रहा है वर्कडन का वो ले लेंगे, ठीक है। कितना आएगा भाई देखो चलिए बताओ। तो वर्कडन में जो एरिया शेडेड रीजन पूरा नीचे तक आएगा वो आएगा हाइट इंटू दिस 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 120। तो डेल्टा U की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी बोलो? ये कितना है बोलो? 380 जूल। अब ये जो डेल्टा U की वैल्यू है ये दोनों के लिए सेम होगी। अब कई बार बच्चे पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों? देखो भाई, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो चेंज इन इंटरनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। भले ही इससे जाओ या इस पाथ से जाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो चेंज इन इंटरनर्जी दोनों के लिए क्या होगी? सेम। अब अगर आप इसके लिए यूज करोगे यही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, मतलब यहाँ 1 1 लिख सकते हो चाहो तो यहाँ 2 2 लिख सकते हो। तो Q2 निकालना है, डेल्टा U तो भाई सेम आ जाएगा 380, और वर्कडन हम निकालेंगे तो वर्कडन कैसे आएगा बताओ बच्ची? हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम लेना पड़ेगा ना आपको, यहाँ ये एरिया आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैलेट साइड्स 2 और 6 8 इंटू हाइट 2 इंटू 10 की पावर -3। करो उससे बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? $460 जूल, ये आंसर आ जाएगा।
हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है। जब हमने इसको क्यू हीट सप्लाई की है तो उसने इतना वर्क परफॉर्म किया है। इसकी मोलर हीट कैपेसिटी ये है, एक्स की वैल्यू बताओ। तो कुछ हद तक हीट और वर्क है जैसे कि हमें समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड लॉ तो लगना है ही है, क्योंकि हीट और वर्क की बात की गई है। तो भाई हम पुट कर देते हैं जो हमें दिया गया है। हीट को क्यू लिखा हुआ है और वर्क को क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई बोलो। वर्क को क्या लिखा हुआ है, क्यू बाय 5 लिखा हुआ है, वर्क दिया हुआ है क्यू बाय 5 है। तो इसको ले आएंगे, डेल्टा यू क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 क्यू बाय 5 आ जाएगा। अब हमें सी मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में पता करना है। तो एक्चुअली डेल्टा यू जो होता है, ऑब्वियसली बात है, हमेशा उसका एक ही फॉर्मूला होता है, एन सी वी डेल्टा टी। आँखें बंद करके लगा सकते हैं हम। और 5/4 क्यू का फॉर्मूला एन सी पी डेल्टा वी भी हो सकता है, एन सी वी भी हो सकता है। बट अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो तो एन सी डेल्टा टी हो जाता है। सी मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि सी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक। अगर कोई भी प्रोसेस हो तो सी की वैल्यू निकाली जाती है उस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी। अब कौन सा वाला है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्योंकि प्रोसेस के बारे में मेंशन नहीं है हमें। तो नंबर ऑफ मोल तो 1 है, तो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीवी की वैल्यू कैसे निकालें, देखो मैंने आपको बोला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की टेबल आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। टेबल याद है तो सीवी सीपी आप किसी भी गैस का निकाल सकते हो। जैसे डायटोमिक गैस दी हुई है, तो डायटोमिक गैस का सीवी क्या होता है बोलो, 5/2 R। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये C इज इक्वल टू क्या है, इसे कंपेयर कराओ। क्वेश्चन में दिया गया C की वैल्यू क्या है, XR/8। X की वैल्यू कितनी होगी, X की वैल्यू हो जाएगी 25। ये सब डीप हैं, तभी हमने आपको पढ़ाए हैं सारे फॉर्मूलेस। देखो अच्छी, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास ये एक पीवी ग्राफ है, इसके अंदर हमने एक साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म किया है। इसके अंदर इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर 3 प्रोसेसेस हुए हैं। पहला प्रोसेस क्या हुआ है, इसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है यहाँ से यहाँ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान जो प्रेशर था वो हाफ हो गया इनिशियल प्रेशर के, क्योंकि एक्सपेंशन के दौरान प्रेशर कम हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाती है। सेकेंड प्रोसेस ये हुआ B2C, इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग की गई। अब जो प्रेशर था वो इनिशियल का 1/4 हो गया। फिर इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन किया गया उसको वापस उसी स्टेट में लाने के लिए। हमको सिर्फ एग्जाम इसमें प्रेशर के बारे में मेंशन किया गया और किसी के बारे में मेंशन नहीं किया गया। हमसे पूछा है कि साइक्लिक में नेट वर्क डन क्या होगा। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि अगर आपको साइकिल का वर्क डन निकालना है तो साइकिल का आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, साइकिल का एरिया निकाल सकते हो। बट एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर साइकिल का एरिया निकालने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे फिगर का एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या तरीका अपनाएंगे बताओ जल्दी से। ऐसे केस में हम इंडिविजुअली हर एक का वर्कडन निकालेंगे। और ख़ास बात है B2C का वर्कडन 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमें मेनली 2 प्रोसेस का ही वर्कडन निकालना है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस का और एक आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है। रही बात ये कि इस प्रोसेस में वर्कडन क्या होगा, भाई ये एक्सपेंशन है और ये कंप्रेशन है, इसमें वर्कडन पॉजिटिव होगा और इसका वर्कडन नेगेटिव होगा। क्या फॉर्मूला यूज़ होता है भाई अगर हम यूज़ करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्कडन का फॉर्मूला होता है वो होता है NR T नेचुरल लॉग PI/PF। यह प्रेशर के बारे में मेंशन किया है हमें, तो हम ये लेना हमें हमारे लिए बेटर होगा। ऑल दो वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रेशर फॉर्म के में भी लिख सकते हो, बट ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा NRT नेचुरल लॉग। देखो ये क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि जो फाइनल प्रेशर है वो हाफ है इनिशियल प्रेशर का, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं फाइनल प्रेशर हाफ ऑफ PI/2 पर आ जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा NRT ln2, ये हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन आ गई। यहाँ टेम्परेचर को हम T1 मान लेते हैं
ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं भाई B2C की, तो बात करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। हाँ, बाकी अगर टेम्परेचर वगैरह की बारे में कुछ हमें चाहिए होगा तो हम इसकी इक्वेशन जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करेंगे C2A प्रोसेस की, जो कि कौन सा प्रोसेस है हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, PF माइनस PI/VI बाय 1 माइनस गामा, तो ये हम लगाएंगे। अब इसमें खास बात ये है कि एक्चुअली क्या है कि जब आप लगाते हो तो इसकी इक्वेशन तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ये कैसे हम करेंगे, इसके लिए हम आइदर इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम से लेना देना नहीं है तो आपको टेम्परेचर की इक्वेशन से आप कर सकते हो। तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आंसर क्या दे रखा है आपके उसमें। आप सबसे पहले आंसर देखो। तो अब एक्चुअली क्या है कि अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम ठीक रहे तो पीवी की फॉर्म में रख लो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, एनआरटी फाइनल माइनस टी इनिशियल माइनस गामा लगा सकते हो, बट बशर्ते इसके लिए आपको टेम्परेचर की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इनकी कोऑर्डिनेट्स पहले डिसाइड कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को इजीली कर सके। हमने मान लिया पहले प्रेशर P1 है, वॉल्यूम P1 है, टेम्परेचर T1 है, T1 या T मान लेते हैं, ठीक है, और इसको वॉल्यूम को V मान लेते हैं, प्रेशर को P मान लेते हैं, ऐसे हमने PVT मान लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आगे का जो प्रोसेस हुआ तो इसके अंदर जो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंजेस आए तो प्रेशर क्या हो गया, वो क्या हो गया, हाफ हो गया इनिशियल प्रेशर का। तो प्रेशर तो P/2 हो गया, प्रेशर का कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ अच्छे से यहाँ पर। तो प्रेशर बिकम्स व्हाट, P/2, एंड वॉल्यूम 2V हो जाएगी और टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम क्यों रहेगा, क्योंकि भाई जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता होगा ना टेम्परेचर सेम रहता है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का रिलेशन है, तो इसके थ्रू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, देखो भाई, अब ये जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो वॉल्यूम यहाँ सेम रहेगी, तो वॉल्यूम को हम सेम लिख देते हैं, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वॉल्यूम 2V की जगह 2V आ गया, टेम्परेचर वगैरह सेम चेंज हो जाएगा। तब बच्चे पूछते हैं सर अब कौन सी इक्वेशन लगाएं प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, तो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या यूज़ कर सकते हो आप। देखो एक्चुअली क्या होता है, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2 यूज कर सकते हो आप। और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हुआ इसमें इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो गया प्रेशर, मतलब अब प्रेशर जो हो गया वो P/4 हो गया, मेंशन किया हुआ है हमें P/4। अगर प्रेशर P/4 हो जाता है मतलब कि P2 P1 जैसे ये यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये P/2 हो गया इनिशियल, ये यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर P/2 था, यहाँ P/4 हो गया, यहाँ टेम्परेचर T था, यहाँ T2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू T/T2। T2 क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, 2T हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लो, क्योंकि कूलिंग लिखा है, क्या लिखा है, कूलिंग लिखा है। कूलिंग में टेम्परेचर दुगना कैसे हो सकता है, एक बार चेक करो अच्छी। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू T/T2, और T2 क्या हो जाएगा, T/2। कूलिंग के बाद टेम्परेचर घट गया और क्या हो गया, T/2 हो गया। तो अब यहाँ मान लो कि C2A प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन लगानी है हमको, लगा दो भाई। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो आप इसको हटा सकते हो चाहो तो, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ 1 है, इसको हटा सकते हो। अब ये R है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ये क्या हो जाएगा RT21 माइनस गामा। अब इसको, इस वर्क डन को हम नेगेटिव लेंगे एक्चुअली, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेशन का वर्क डन है, इसके लिए नेगेटिव लेंगे। और नेट वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों को तो नेट वर्क डन निकालना है, W नेट विल बी इक्वल टू RT ले लो इसको, RT ln2
माइनस आर टी 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा।